नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट की एक सीरीज़ चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम लोग हिंदी के पोर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आज चौथी क्लास है। 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की उसकी बनी हुई है, चैनल पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समष्टि का विपरीत शब्द क्या है? तो समष्टि का विपरीत शब्द जो होता है वो व्यष्टि है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यष्टि। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, कपड़ा। बाकी सारे गलत हैं, कपड़ा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? पहला है बारात और बसंत। बसंत नहीं होता है, बसंत वसंत होता है। बारात बसंत इसमें भी गलत है, वसंत है, बारात है ना। ये जो तीसरा वाला है ऑप्शन, बारात और वसंत, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर बताने हैं। तो छोटी ई और ये ऊ, ये स्वर है। री और सा भी स्वर है, री और री भी स्वर है ना। तो ये या और व जो होते हैं इनको अर्धस्वर कहा जाता है। या और व जो होते हैं इन्हीं को अर्धस्वर कहा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन 4 हो गए। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो चोर की दाढ़ी में तिनके का सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त होना। ये दूसरा वाला जो है ये सही हो जाएगा, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, ये वाला। अगला है, एक बार कही गई बात को दोहराना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो एक बात जो है उसको दोहराना कहने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द ये पिष्ट पेषण है। पिष्ट पेषण शब्द जो है यही इसका सटीक और सही उत्तर है। अगला है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन जो है ये व्याकरण की शब्द से विशेषण है ना। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 8वां क्वेश्चन। कह रहा है कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी क्या हुआ? इसमें अलग हो रहा है। छत से ईंट क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो अलग अपादान जहाँ होता है, अपादान से अलग होने पर, है ना, तो ये अपादान हो जाएगा। महोर्मिका संधि विच्छेद इसमें बताना है। तो महोर्मिका महा प्लस उर्मी होता है। तो जिस ऑप्शन में महा प्लस उर्मी होगा, महा प्लस उर्मी, वो सही हो जाएगा। ये तीसरे ऑप्शन में है महा प्लस उर्मी, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चराचर जगत में कौन सा समास है? तो जगत में समास बताना है, तो इसमें द्वंद्व समास है। अब कैसे है? हम लोग जानते हैं द्वंद्व समास में एक ट्रिक बताई जाती है कि बीच में और आता है, या फिर और, या आ जाए या फिर और आ जाए, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो जगत जो है, चराचर जो है, चर और अचर मिलकर चराचर बनते हैं, चर और अचर मिलकर चराचर बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका ये वाला सटीक और सही आंसर है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत जो है अभि प्लस आगत से मिलकर बना है। अभि प्लस आगत से मिलकर बना है, तो इसमें अभि जो है ये इसका उपसर्ग है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो ये उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं ये किसी भी शब्द के पहले जुड़े हुए होते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के बाद में जुड़े हुए होते हैं। और इनको पहचानते कैसे हैं? उपसर्ग को अलग करने पर, मान लीजिए कोई एक शब्द है, उससे जब हम उपसर्ग को अलग कर लें, अलग करने के बाद जो शब्द बचा उसका भी कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता होगा, वही जो है उपसर्ग कहलाते हैं। और इसी तरह से प्रत्यय में होता है, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, और जब प्रत्यय को अलग करते हैं तो तब भी शब्द का कोई ना कोई अर्थ रहता है। तो ऊपर वाले में सही हो जाएगा अभी। और इसमें रमणीय में प्रत्यय बताना है, तो रमणीय में अनीय प्रत्यय है, ये पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा।
बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथहीं, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करें अरिहा समर्थहीं। इस पंक्ति में रस बताना है कौन सा है। तो इस पंक्ति में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं में से हमको बताना है कि कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें रौद्र रस है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। तो ये पंक्ति जो है ये कौन सा इसमें छंद है ना, दोहा, रोला, सोरठा या बरवे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें उसमें जो होता है मात्राओं का खेल होता है ना। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे पहचानते हैं। क्या होता है इसमें, जो ये दोहा और सोरठा होते हैं, दोहा जैसे मान लीजिए इस वाले में ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर दोहा छंद है, ठीक, इस वाले में दोहा छंद है। तो दोहा छंद को पहचानते कैसे हैं, दोहा छंद में क्या होता है, ये इसके 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण हो गया, ये वाला दूसरा चरण हो गया, यहाँ तक ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण और ये बाकी का चौथा चरण हो गया। तो अब इसको कैसे पहचानते हैं, पहले और दूसरे चरण में 13, पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी, फिर दूसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, फिर तीसरे चरण में फिर 13, उसके बाद इस वाले चरण में फिर 11। तो 13-11 फिर 13-11, 13-11 मात्राएं जिसमें होती हैं वो दोहा होता है। तो इसका ये पहला सही होगा। आप लोग गिन सकते हैं, ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है ये दीर्घ मात्रा, ऐसे इसको लिखा जाता है ना। तो और जो छोटी मात्रा होती है उसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको गिन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता 2 लोग हैं, गा रही है, इसमें सिर्फ लड़की के लिए कहा गया है, तो ये गलत है। अगला है गीता और मोहन गा रहा है, इसमें सिर्फ मोहन के लिए कहा गया है। अगला है मोहन और गीता गा रहे हैं, यही सेंटेंस जो है सही लग रहा है क्योंकि दोनों के लिए ये कहा गया है। नीचे ये भी गलत है, तो सिर्फ यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। ये क्लीव, क्रम, कृषक और कृषाणु, इसमें सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। हिंदी की जो डिक्शनरी है, शब्दकोश, उसमें सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो ये जो क्लीव है, यही शब्द सबसे अंत में आएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की जो पाठ योजना है उसमें प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न जो होता है उसके पश्चात पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होता है। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य प्रयोग जो होता है ये सबसे उपयुक्त तरीका होता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक्य प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, बाकी सारी ये भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। किंडरगार्टन, मांटेसरी, मरिया मांटेसरी और डेक्रॉली, ये सारी शिक्षण की पद्धतियाँ हैं भाषा शिक्षण की। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है, यह गांधी जी का मानना है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह गांधी जी का मानना है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। ये जो कक्षाभिनय प्रणाली है, कक्षाभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। तो इसका मिर्ज़ापुर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की कौन सी रचना है। आदिकाल की खुमान रासो, खुमान रासो जो है ये आदिकाल की रचना है। ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काहेरी नलिनी तू कुमल्यानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार बताने हैं कौन से हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं ये कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी इस पंक्ति के
रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह किसमें है? तो चिंतामणि, जो चिंतामणि उनकी है पुस्तक, उसमें इनका निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल जी का है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको उर्वशी के लिए 1972 में प्रदान किया गया था। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष कहते हैं मांस रहित भोजन को। तो जो मांस रहित भोजन होता है उसको निरामिष कहते हैं, इसलिए इसका ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहद शब्द है, शहद कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है? तो ये जो शहद है ये आगत शब्द है, शहद आगत शब्द है, तो इसका ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता शब्द जो है इसका प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है, वनिता मतलब स्त्री, तो इसका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, तो इसका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आज के 30 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी यूपी टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।